I just would like to understand from your point of view, what are you pricing in terms of fiscal policy for Germany post-election? Do you consider that there's room here for loosening going forward? I doubt that. It's very, very hard to actually change it. It's in the constitution. You need a two-thirds majority, and we don't know what actually happens in the next election. It can be very tight, so maybe you don't get these two-thirds majority. So probably people will look at it. It has to be changed because obviously it hinders infrastructure investments, it hinders investments. But probably the new government has to look at their budget and change the budget. So we are in a different kind of phase where we have to actually change priorities. मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पूरा का पूरा ब्रिटेन इस समय पर इस्लामिक हुकूमत के नीचे पिस रहा है और वहां की जनता चर्च छोड़ छोड़ कर भाग रही है। वहां के लोग इस्लाम में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। वहां की सड़कें अब कराची और इस्लामाबाद की तरह दिखाई देने लग गई हैं। इसी की अगली कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रिटेन के बाद उन लोगों ने अपना टारगेट वो देश बनाया जिसका नाम सुनकर भी कभी लोगों की रूह तक कांप जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों लोगों को गैस चैम्बर में डालकर उनकी रूह तक खींच लेने वाला देश जर्मनी। जी हां, हम उसी की बात कर रहे हैं जिस देश के एक नागरिक हिटलर ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि खौफ का दूसरा नाम है हिटलर और उसकी जमीन है जर्मनी। लेकिन आज वही जर्मनी अपने पापों को भोग रही है। उसका कर्मफल भी उसके सामने ऐसा मुंह बाए खड़ा हुआ है कि पूरा जर्मनी आज अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रहा है। मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह के अध्याय नंबर 7 के पेज नंबर 54 पर एक अध्याय लिखा है जिसका नाम है ये शरणार्थी शरणार्थी क्या है। इस अध्याय में मैंने 2015 और 16 की जो न्यू ईयर ईव थी, मध्य रात्रि, उस समय पर जब 1200 लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाला गया था, वो भी इन्हीं शरणार्थियों के द्वारा, उसकी फुल डिटेल लिखी थी। आज हम इसी प्रकार की काफी सारी घटनाओं की तह में जाने वाले हैं। 21/8/2024 को डोइचे वेले, शॉर्ट में कहें तो DW नाम के एक अखबार में खबर छपी थी कि जर्मन पुलिस ने अवैध प्रवासन यानी कि इलीगल माइग्रेशन में हद से ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। जर्मन पुलिस ने 2023 में अवैध सीमा पार करने में 33% तक की वृद्धि दर्ज की थी, जिसमें ज्यादातर प्रवासी सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान से आए थे। सारे देश किस बिरादरी के हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी बिरादरी के लोग हिंदुस्तान में चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग। वो ग्रोथ कैसे हो रही है उस पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। पुलिस ने बताया कि 2,66,244 लोगों पर अवैध रूप से देश में प्रवेश करने का संदेह था, जो कि पिछले वर्षों से 33.4% ज्यादा है। यानी कि ये जो आंकड़ा बताया है ये केवल एक वर्ष के एक पखवाड़े का है। जर्मनी में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों में मुख्य रूप से जो सीरिया, जहां से 54,207 लोग, तुर्की से 35,732 लोग और अफगानिस्तान से 35,370 लोग घुसपैठ करके जर्मनी में घुसे थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि इन घुसपैठियों को तस्करों की मदद मिली है। अब ये तस्कर कहां से आते हैं और ये सभी घुसपैठिए छोटी छोटी नावों में बैठकर किस देश से जर्मनी पहुंचते हैं, इसकी जब चर्चा करेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो पेंच है वो है इसका यूके कनेक्शन। यूके और जर्मनी की जो सीमाएं हैं वो समुद्र के रास्ते से मिलती हैं। हम सभी जानते हैं कि इस समय पर लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी मूल का कट्टर व्यक्ति है। लंदन इस समय पर पाकिस्तान और अन्य देशों के लोगों की शरण स्थली बना हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि उम्माह की खातिर ये लोग सभी इस्लामिक देश के लोगों को तस्करी करके उन सभी देशों में भेजते हैं जहां पर इस्लामिक लोग कम हैं और वहां की जो मूल जनता है वो सेक्युलरिज्म तथा वोकिज्म की शिकार होती है। और यही आरोप आज जर्मनी भी लगा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कभी अपने देश में अर्धनग्न महिलाओं को सड़कों पर उतारकर शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे और कपड़े तक उतारने वाली जनता और वहां की सरकार आज इन्हीं शरणार्थियों का घोर विरोध कर रही है? क्या कारण है कि एक हंसता खेलता देश
कुछ ही वर्षों में आतंकवाद की परिभाषा का दूसरा नाम बन जाता है। क्या वजह है कि एक साफ सुंदर से देश की दीवारें अरबी भाषा में सेक्युलर लोगों के खिलाफ नारों से पटी पड़ी है? क्या वजह है कि वहां की 7% आबादी जो शरियाई हुकूमत की मांग कर रही है, उसके सामने जर्मन की आम जनता निरीह प्राणी की तरह जमीन पर असहाय सी पड़ी हुई है? और क्या कारण है कि भारत की नागरिकता छोड़कर जर्मन में बसे हुए कुछ जर्मन शेफर्ड्स आज भारत पर तो बोलते हैं यहां के हाईवेज नहीं बनने चाहिए, यहां पर फैक्ट्रीज नहीं लगनी चाहिए, ये विकास क्यों हो रहा है जी, लेकिन खुद अपने और अपने बीवी बच्चों के मूल देश के हितों में वो लोग बोलने से डर रहे हैं। इसकी पूरी पड़ताल करने से पहले हमें इस पूरे मामले की जड़ में जाना होगा। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद लाखों सीरियाई और पड़ोसी मुल्कों से लोग भागकर यूरोप की शरण में आने लग गए थे। तभी यूरोपियन यूनियन ने वादा किया था कि वो अपने देशों में लगभग 2 लाख रिफ्यूजीज को रखेगा। ग्रीस, इटली और फ्रांस में उस समय पर सबसे ज्यादा लोग भरे हुए थे। बाकी देशों ने शुरुआत में आनाकानी की, लेकिन फिर वो भी लोग स्वीकार करने लग गए। केवल एकमात्र देश पोलैंड की सरकार को वहां की दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग विचारधारा के लिए जाना जाता है। उसने बयान दिया कि शरणार्थियों को रखना यानी कि अपनी ही तबाही के लिए अपने देश में अपने हाथ से बम फिट कर लेने के बराबर है। अगले वीडियो में हम पोलैंड की इस बहादुरी के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि 2011 में सीरिया में यह गृह युद्ध हुआ क्यों था। तो मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सरकार थी वहां की तानाशाही, और उसी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई सारे सुधार करने की मांग की थी और राष्ट्रपति बशर अल असद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया था। लेकिन असद की सरकार ने इन प्रदर्शनों को अपनी ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, जिससे वहां के लोगों में असंतोष बढ़ गया और सरकार विरोधी प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोह में बदल गए। मतलब साफ था कि विद्रोही गुटों ने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसी बीच आईएसआईएस ने 2024 में सीरिया और इराक के कई सारे बड़े हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे यह युद्ध और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। असद हो या आईएसआईएस, सबके अपने अपने मजे कट रहे थे, लेकिन आम जनता उस बीच पिस रही थी। ऐसे में वो लोग अपना देश छोड़कर छोटी छोटी नावों में सवार होकर इधर उधर भागने लग गए थे। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो सीरिया के आसपास बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं, और ऐसे बड़े बड़े देश जो केवल अपने आप को खलीफा नहीं बताते, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी उनको खलीफा मानते हैं आज तक। लेकिन किसी ने भी इन्हें अपने देश में शरण नहीं दी, बल्कि उसकी आड़ में अपने उग्रवादी लोगों को उनके बीच भेज दिया ताकि ये सभी लोग यूरोप में शरण ले लें। इन्होंने यूरोप में कैसे शरण ली, उसके लिए इन्होंने किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों तक का भी इस्तेमाल किया, आप सभी जानते हैं। मैं यहां पर वो सभी फोटोज नहीं लगा सकता क्योंकि यूट्यूब ऑफेंड हो जाता है, और वो हमेशा की तरह अभी भी ऑफेंड ही बैठा है क्योंकि मैंने फिर से रेगुलर वीडियोज डालने शुरू कर दिए हैं। तो इस वीडियो का जो मैनुअल रिव्यू करने वाले भाई साहब हैं, उनकी माता जी की जय। तो हम फिर से वीडियो आरंभ करते हैं। किस प्रकार से यूरोप में इन लोगों को शरण मिली, इसकी तह में यदि हम जाने लग गए तो हमें बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे, ऐसे आपको माध्यम मिलेंगे जो तौर तरीके अपना करके इन्होंने यूरोप के पिलपिले लोगों के उबले हुए आलू जैसे दिलों को पिघलाया और वहां पर शरण ले ली। पिलपिले और आलू की तरह उबले हुए इसलिए क्योंकि उनके अंदर आज की तारीख में वोकिज्म और सेक्युलरिज्म हद से ज्यादा भरा पड़ा है। जरूरतमंद लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी आवाज उठाई थी और कहा था कि इन लोगों को फिलहाल शरण दे दी जाए, बाद में जब इनके देश के हालात ठीक हो जाएंगे तो इनको वहां पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सरकारों ने शुरुआत में मना भी की थी, लेकिन वहां पर बैठी हुई जो वामपंथी थी वो सड़कों पर उतरी और उन्होंने नंगा नाच आरंभ कर दिया। वामपंथी और लिब्रांडू बड़े बड़े प्लाकार्ड्स लेकर के सड़कों पर उतर गए कि हमारे घर बिस्तर इन सभी शरणार्थियों के लिए खुले हुए हैं। दे आर नो डेंजर, दे आर इन द डेंजर। सरकारों को झुकना पड़ा और इस झुकने का पूरा फायदा
अपने अपने देश छोड़कर आए युवाओं ने भरपूर उठाया। इस माइग्रेशन की सबसे चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इनमें कोई भी महिला या लड़की अपना देश छोड़कर नहीं आई थी। जबकि यदि किसी वर्ग पर कोई संकट होता है ना दोस्तों, तो वो सबसे पहले अपनी बहन बेटियों और स्त्रियों को ही सुरक्षित करने का प्रयास करता है। अगर वो भागता है तो सबसे पहले सबसे आगे उन्हीं को रखता है, उनको देखते हुए भागता है, प्रोटेक्शन देते हुए भागता है। लेकिन कट्टरपंथी मजहब में ऐसा नहीं होता। वो अपनी बहन बेटियों और बीवियों को पीछे छोड़ आते हैं, अपने भाई जानों को सुपुर्द कर आते हैं और खुद वो यूरोप की महिलाओं के साथ जो करना वो चाहते हैं वो फिर खुलेआम करते हैं, क्योंकि वहाँ का तो कल्चर ही बड़ा ओपन है। और वही मैंने आपको बताया 2015-16 की नवरात्रि की 12 बजे 1200 लड़कियों के साथ में जो दुष्कर्म के प्रयास हुए थे ना, वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा स्कैंडल बनकर के उभरा था। हम सभी जानते हैं कि इन शरणार्थियों ने यूरोप और खास करके जर्मनी का क्या हशर किया हुआ है। 19 सितंबर 2022 को फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल छपता है जो वहां के तथ्यों को दिखाते हुए लिखता है कि यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी में मुस्लिम सिर्फ 4% हैं, जबकि कुल क्रिमिनल्स में वो लोग 18% हैं, जो कि आबादी में हिस्सेदारी का 450% है। 31 जुलाई 2016 को द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आंकड़ा छपता है कि जेलों में लगातार इन कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फ्रांस में इनकी आबादी सिर्फ 7.5% है, जबकि क्राइम में इनका योगदान 60% से भी ज्यादा है, अर्थात आबादी अनुपात का करीब 800% तक पहुंच जाता है। जर्मनी में इनकी कुल आबादी 6% है, जबकि अपराधों और जेल में इनका आंकड़ा 20% से भी ज्यादा है। फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में 60 से 70% कट्टरपंथी लोग जेलों में बंद हैं अपने कुकृत्यों के वजह से, जबकि इनकी आबादी इन तीनों देशों में 10% के आसपास ही है। 27 फरवरी सन 2015 को यूरोपियन पार्लियामेंट में छपे एक आर्टिकल में यह चिंता जताई गई कि पूरे यूरोप में मुस्लिम रेपिस्टों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जबकि इन्हीं यूरोपियन देशों ने अपनी आम जनता की आवाज तक को पीछे हटा करके इन लोगों को शरण दी थी। जबकि इन्हीं यूरोपियन देशों ने लाख मना करने के बावजूद भी इन लोगों को शरण दी थी। लेकिन वहां की जनता और वहां की सरकारों की इस मूर्खता के पीछे बड़ा कारण यह भी है कि जर्मनी का कभी किसी मध्य पूर्वी या खाड़ी इस्लामिक देश से ना तो कोई रिश्ता रहा है, कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं रहा है, और ना उनके ऊपर कभी इन देशों ने कोई हमले किए हैं। इसलिए वहां की जनता को ये जो ISIS है या सीरिया में जो घटित हो रहा है, जो इराक में चल रहा है, ये सब किंवदंतियां दिखती हैं। इसलिए उन्होंने दिल खोल कर इनका स्वागत किया था, लेकिन अब भुगत भी रहे हैं। आजकल जर्मनी की सड़कों पर खुलेआम हिंसा आम हो चुकी है। दीवारों पर लोग अल्लाहू अकबर, हमें चाहिए शरिया हुकूमत, गाजा सबसे ऊपर जैसे नारे लिखे जाते हैं। 12 अक्टूबर 2024 को जर्मनी के हैम्बर्ग में 2000 से अधिक मुसलमानों ने रैली निकाली थी। इस दौरान उन्होंने इस्लामवादी खिलाफत और शरिया कानून लागू करने की मांग की थी। रैली में शामिल भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। वो लोग गाजा को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी कहा था। सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शन के बहुत सारे वीडियो शेयर किए गए हैं, जिनको हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर डाल देंगे, नहीं तो यूट्यूब ऑफेंड हो जाएगा। जर्मनी में बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, जबकि मुसलमान वहां पर अल्पसंख्यक हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन मुसलमानों में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो अफ्रीकी और एशियाई देशों से शरण मांगने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। हालांकि नागरिकता मिलते उनके तेवर भी बदल गए और अब वहां की मूल आबादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी प्रदर्शन मुस्लिम इंटरएक्टिव नाम की एक समूह के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जर्मन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि मुस्लिम इंटरएक्टिव का संबंध हिज्ब उर तहरीर से सीधा सीधा है, जो यहूदियों की हत्याओं को बढ़ावा देने के लिए 2003 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। टैग स्पीगल के अनुसार मुस्लिम इंटरएक्टिव को हैम्बर्ग ऑफिस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चरमपंथी समूह के रूप में भी क्लासिफाई किया जा चुका है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है इन सभी यूरोपियन देशों के अंदर खलीफा के शासन को लागू करना।
हम सभी जानते हैं कि हॉलोकास्ट के बाद में जर्मनी ने यहूदियों से काफ़ी माफिया मांगी थी और इस समय जर्मनी में यहूदी एक प्रोटेक्टेड कम्युनिटी की तरह निवास करती है। लेकिन यदि वहाँ इस तरीके के संगठनों का दबदबा बढ़ जाएगा और वहाँ की सरकार या वहाँ की राजनीतिक पार्टियां इन नागरिक बन चुके लोगों के वोट बैंक के चक्कर में आकर के उनको थोड़ी सी भी छूट दे दे, यानी कि डिमांड को मान ले, तो वहां के यहूदी और ईसाइयों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक नए सर्वे में खुलासा हुआ है कि जर्मनी में डरकर इस्लाम अपना रहे हैं ईसाई छात्र खुद को बाहरी जैसा महसूस करने लग गए थे। और यह होता भी है जब आपके बालक ही नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियों में शत्रुबोध का अभाव हो जाता है। बर्लिन जर्मनी में इस्लाम को लेकर एक स्टडी में खुलासा हुआ था कि जिसमें चेतावनी भी दी गई थी कि जर्मनी के स्कूलों में बच्चे इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईसाई छात्र बाहरी लोगों की तरह महसूस करते हैं और इनमें शामिल होने की कोशिश करने के लिए बेताब रहते हैं। जर्मन टैबलॉइड बिल्ड के मुताबिक एक स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बात बताई थी कि बड़ी संख्या में जर्मनी बच्चों के माता पिता काउंसलिंग सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ईसाई बच्चे धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे बाहरी ना लगें अपने यारों दोस्तों के बीच में। आप सोच सकते हैं कि ब्रेन वॉशिंग का स्तर कितना बढ़ चुका है कि 7-8% के करीब लोग उनको स्थानीय लगने लग जाते हैं और वहां के मूल निवासी खुद को बाहरी जैसे लगने लग जाते हैं। अगला सर्वे इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। जर्मनी के स्कूलों में पढ़ने वाले कई मुस्लिम छात्र सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के कट्टर धार्मिक परिवारों से आते हैं जहां लोग कुरान की ओर से निर्धारित नैतिकता और कानून के मुताबिक ही जीवन यापन करते हैं। स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि जब स्कूल में लड़कियां काफी पश्चिमी व्यवहार करती हैं, जैसे कि सिर को ना ढकना या लड़कों से मिलते रहना, तो मुस्लिम पुरुष छात्रों को लगता है कि उन्हें उनके सम्मान की रक्षा करनी है। वो लड़कियों को एक कट्टर मुस्लिम की तरह व्यवहार करने की चेतावनी देते हैं और ऐसा ना करने पर उनको धमकाते भी हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम छात्रों पर अलग थलग होने से बचने का दबाव भी बना रहता है। सर्वे आगे कहता है कि लड़कियों को कुरान के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के प्रयासों में पुरुष मुस्लिम छात्र कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक और हिंसक भी दिखाई देते हैं। इस कारण से स्कूलों में पैरेलली सोसाइटी उभरती हुई हमें दिखाई दे रही है क्योंकि मुस्लिम छात्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं इन हिंसाओं में। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर गर्मियों में बहुत सारे शरणार्थी बच्चे फिर से स्कूल आते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाएगी क्योंकि हर वर्ष अब यहां अंदरूनी शरणार्थी बाहर के लोगों को ऐश काटने के लिए बुलाते रहते हैं। नए अध्ययन के शोधकर्ताओं ने लोअर सैक्सोनी में 308 मुस्लिम छात्रों से धर्म और शासन पर उनके दृष्टिकोण पर ढेर सारे सवाल पूछे थे। 51.5% बच्चों ने बताया कि केवल इस्लाम ही हमारे समय की समस्याओं को हल करने में सक्षम है, जबकि ये बच्चे जानते हैं कि इस्लाम की अंदरूनी लड़ाई के कारण ही इनके बाप दादाओं को भागकर यहां शरण लेनी पड़ी थी। इनमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो खुद नावों पर चढ़कर रात रात भर बॉर्डर के तारों के नीचे से निकलकर वो यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस्लाम में ही सब समस्याओं का हल दिखाई दे रहा है। ब्रेन वॉशिंग की पराकाष्ठा। जबकि 36.5% ने माना कि जर्मनी समाज को इस्लामिक नियमों के अनुसार ज्यादा बदला जाना चाहिए। अब आप स्वयं समझें कि जर्मनी किस तरफ जा रहा है। यही नहीं, शरणार्थियों ने जिस समय खलीफाई के लिए आंदोलन किया तो उन्होंने वहां पर रिपोर्टर्स से क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम यहां पर बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हम बलपूर्वक जर्मनी पर कब्जा कर लेंगे। जर्मनी कानूनों की जगह हम शरियाई कानून लागू कर देंगे। यदि जर्मन हमारे विरुद्ध खड़े होंगे तो हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। ईसाइयों और यहूदियों को धर्म परिवर्तन करना होगा या उनको ये देश जर्मनी छोड़कर भागना पड़ेगा। यही नहीं, केरल, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह ही जर्मनी में मुसलमानों ने अपनी एक मोरालिटी पुलिस भी बनाई हुई है जो महिलाओं का पीछा करती है यदि उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ है तो।
क्योंकि उनकी शिक्षा में स्पष्ट कहा गया है कि खुला शरीर या मेकअप करने वाली महिला आपको अपने शरीर के साथ दुष्कर्म करने के लिए अट्रैक्ट करती है, पुकार रही होती है। तो ऐसे में वो लोग किसकी बात सुनेंगे? आप ही मुझे बताइए। उस देश के संविधान की, वहां के कानून की, या फिर अपनी आसमानी किताब की? जबकि आसमानी किताब का पालन करने के बाद तो उन्हें 72 वर्जिन हूरें भी मिलने वाली हैं। भले ही आप यहां उनको कोई भी सजा क्यों ना दे दें, उनका लालच बहुत बड़ा है। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर स्थानीय जनता का विरोध करने के लिए उतरे हुए हैं। ट्रेन, बस और ट्राम रोक करके उनके सामने नमाज पढ़ी जा रही है, जैसे यहां हिंदुस्तान में लोग पढ़ते हैं। उनकी महिलाएं तो और भी अधिक एग्रेसिव हैं। वही महिलाएं जो किसी तरीके से जान बचाकर भागकर यहां तक पहुंच पाई होंगी। जर्मनी कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से बदलने जा रहा है और उसका मुख्य कारण है उनका इतिहास बोध और शत्रु बोध का ना होना। यदि एशिया में भारत, चीन, म्यांमार और श्रीलंका थोड़ा बहुत विरोध करते भी हैं तो पूरा यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन आज उन्हें खुद पता लग रहा है कि उन्होंने अपने घर में कोई केंचुआ नहीं, कोई सांप भी नहीं, बल्कि अजगर पाल रखा है। वहां की राजनीतिक शक्तियां भी पोलैंड की तरह ही इन लोगों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर तो रही हैं। पूरा यूरोप एक बार फिर से इनके खिलाफ एकजुट हो तो रहा है। लेकिन विश्व में अगर इन लोगों को शरण मिलनी बंद हो जाएगी तो फिर अशांति और युद्ध की धंधेबाजी है, ये कैसे हो पाएगी? इसलिए युद्ध की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन भी कभी ये नहीं कहती कि दुनिया में 200 करोड़ लोग कैसे प्रोटेक्टेड कम्युनिटी बन जाते हैं और जिनके 56 देश हैं, और जो 56 देश और 200 करोड़ की हेकड़ी सबको सुनाते फिरते हैं, सबको इसकी धमकी देते फिरते हैं, उनको किसी दूसरे के देश में शरण दिलवाने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन आप भी जरा सोचेगा दोस्तों, अगर यूनाइटेड नेशन इस प्रकार की धंधेबाजियां बंद कर देगा तो बड़े बड़े युद्ध ही ना रुक जाएंगे। और अगर युद्ध रुक गए तो यूनाइटेड नेशन की दुकान भी बंद हो जाएगी। और यूएन कभी भी अपनी दुकानदारी बंद करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं अपने देश की। जर्मनी में सिर्फ 5-5.5 मिलियन मुसलमान हैं। उन्होंने पूरे देश को ठप करके रखा हुआ है, आए दिन गंदगी मचाते हैं। हमारे देश में 25 करोड़ यहाँ के और 4-5 करोड़ बाहर के घुसपैठिए भी रहते हैं। अगर भारत की आम जनता अवेयर ना हुई तो भारत को अशांति के मामले में यूरोप बनते हुए देर नहीं लगने वाली है। सवाल पूछना चाहिए उन जर्मन शेफर्ड से भी जिन्होंने भारत की नागरिकता तो छोड़ दी, लेकिन जिस देश की नागरिकता ली है उसमें लग रही आग, उसके ऊपर वो 2 शब्द भी क्यों नहीं बोलते हैं? कारण हो सकता है यूएन की तरह ही उनकी धंधेबाजी भी बंद हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको शरणार्थियों के इस षड्यंत्र और इस गंदे धंधे के विषय में डिटेल में जानना है तो आप हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह को लें। इसमें हमने बहुत डिटेल में इन सभी चीज़ों को विस्तृत स्वरूप दिया है। और इस समय पर यूट्यूब पूरी तरीके से सत्य सनातन के पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ है। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो इस QR कोड पर जाकर हमें सहायता अवश्य करें। अगली वीडियो होगी पोलैंड की बहादुरी पर, जिसने स्पष्ट तौर पर इन लोगों को देश के अंदर शरण देने से ही मना कर दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।